हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये एग्जाम है सीएसआई नेट दिसंबर 2025 का। तो आज के इस सत्र में हम सीखने वाले हैं कि कैसे पार्ट बी के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करते हैं। ना ही पार्ट बी के, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यह आपके पार्ट सी में भी काम आएगा। तो क्विकेस्ट वे टू सॉल्व इन द एग्जाम। ओके, तो कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 150 नंबर कैसे आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे आए। तो मेरे कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं एग्जाम में मेरे सोचने का क्या तरीका है, ऐसे पढ़ाता तो मैं आपको रहता हूँ। आप यूट्यूब में लॉन्ग वीडियोस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। मैं डीप में और प्रूफ से आपको कराता हूँ, राइट। लेकिन डीप में सीखने से और बहुत अच्छी तरीके से सीखने से ट्रिक्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि एग्जाम में कैसे सीख क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में उद्देश्य होता है किसी भी विद्यार्थी का कि एक प्रश्न को हल किया जाए कम टाइम में और सही किया जाए। ठीक है, वही हम सब सीखेंगे। तो आपने इन प्रश्नों को हल करके देखा होगा, आपने अपने तरीके से सीखा होगा। आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं एग्जाम में ऐसे सोचता और इसको ऐसे सही कर लेता, राइट। पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं, उसके बाद मैं उसमें क्विकेस्ट वे फाइंड करने का तरीका देखता हूँ। ठीक है, आज हम लगभग 19-20 प्रश्न करेंगे तो आप वो सीख पाएंगे। ठीक है, ऐसे अभी बता पाना कि इस सत्र में आप क्या सीखने वाले हैं वह संभव नहीं है। इसमें आप गुजरेंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा तो आप देख पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अंत तक आप जरूर वो सब सीखेंगे जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास रियल आंसर्स का ये क्वेश्चन आया। ठीक है, इसमें वो चीजें जरूर मैं यूज करूंगा जितनी प्रैक्टिस आपकी है, जो वो सब चीजों से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो सबको पता होता है। ठीक है, तो देखो वो आप भी सोच सकते हो, केवल ऐसा नहीं कि वो मैं ही सोच सकता हूँ, कुछ अनोखा यूज कर दिया किसी, ये तो यहाँ था और आपको नहीं पता है, वो आपको भी पता है। देखिएगा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखें जब भी आप पार्ट बी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ट्रू पूछा है फॉल्स पूछा है। नहीं तो आप पहला ही सही कर देते हैं कई बार, तो ये गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को बड़े ध्यान से देखें। द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ जेड इज अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाह आपसे पूछना चाहूंगा, ये सबको पता है ना ऑलरेडी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जैसे एन के फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन होता है, वही जेड के फाइनाइट सबसेट्स का कलेक्शन। सो इसमें कोई बहुत देर नहीं लगेगी। तो बताओ, काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल, राइट। काउंटेबल। रिएक्ट। हाँ, तो ये तो हम वहीं पे गलत कर देंगे और सारे लोग को पता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसको सुन रहा होगा जिसको नहीं पता है। अब देखो, लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस एंड वन वन फंक्शन आ गया। ठीक है, if S is a subset of R is a countably infinite set, then Fs is a countably infinite set। क्या यहाँ कंटिन्यूटी की आवश्यकता है? अगर आपके पास थोड़ा सा आपको फंक्शंस वगैरह आते हो तो आप समझ जाएंगे कि वन वन फंक्शन है तो एस के एफएस में भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने एस में हैं। सिंपल सी बात है, राइट। तो बस ये यहाँ पे हो गया। तो इतना आपका दिमाग कहना चाहिए कंटिन्यूटी की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है और ये पूरा सही है। अब हमें नीचे देखना नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे पूरा सही होना चाहिए। कई बार आप नीचे देखने के बाद पाते हैं एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, हमें लगता है कि पूरा सही हो गया लेकिन नीचे देखने के बाद पता चलता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो पक्का सही होना चाहिए। जैसे ये पक्का सही है, अब नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टाइम भी मैं बचा लूंगा आप। हम्म, ये समझ गए ना कैसे? जैसे मान लो कि ये आर है, कोई भी वन वन फंक्शन हो, ये भी आर है। यहाँ पे आप काउंटेबल सेट ले लो ऐसे करके, इसकी इमेज आएगी fx1, दूसरे की इमेज आएगी fx2। तो ये देखो, एफएस में भी काउंटेबल इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं, कंटिन्यूटी का कोई रोल नहीं है, हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर? क्विकली सॉल्व हुआ। इट विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स। अब आते हैं इसमें, ये भी आपको पता है। देखना, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1 दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा 0 1 के वे हुज इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म इज सच दैट, ये जो अल्फा आई है ये 0 2 4 से आएगा। आपने ये क्वेश्चन कितनी बार किया है आप मुझे बताओ अपने प्रीवियस ईयर के में ना, कि 0 1 से जो सीक्वेंस बनती हैं इस तरीके की, जिनका 0 1 होते हैं एलिमेंट्स, वो अनकाउंटेबल होती हैं। एक स्टेज के बाद अगर 0 हो जाए तो काउंटेबल होते हैं। ये सब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पक्का? तो आपको पता चल गया होगा कि ये सेट एस अनकाउंटेबल है। यहाँ पे 0 2 4 आ गए, वहां 0 1 होते हैं, हमें पता ही है।
सो दिस सेट इज अनकाउंटेबल। ये सीक्वेंस की तरह है, सीक्वेंस यहां से स्टार्ट हो रही है, बस ये समझो। ऐसी सीक्वेंसेस ये A1 A2 जिनके एलिमेंट 0 1 0 2 4 हो, दे आर अनकाउंटेबल, राइट? यस और नो? जल्दी से बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहला वाला आप भी गलत कर दोगे, अब तुरंत आपको पता चल गया कि अनकाउंटेबल है। देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम N टू S। गलत है, क्योंकि N तो काउंटेबल है। देयर इज अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम N टू, फिर भी अगर S में से हम ये भी निकाल दें, आप इसमें यहां पे थोड़ा सा माइंड लगाओ, अगर हम S निकाल दें क्लोज इंटरवल 0 1 से, तब भी ऐसी एलिमेंट तो वहां रहते हैं ना जिनके एलिमेंट केवल 5 और 6 हों। केवल इतना कह रहा हूं आपको, सिर्फ इतना सोचो। फिर भी आपका ये सेट अनकाउंटेबल रहेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही क्या है वो हम देख लेंगे। एस इज काउंटेबल सेट, ये भी गलत है, खत्म हो गया, ये सही है, बस सोचो ही मत क्यों सही है। एग्जाम की बात घर में सोचोगे, जब घर में बैठे होगे, ठीक है, पूरा सही से प्रॉपरली सब कुछ सोचोगे, एग्जाम में ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक, बहुत देर नहीं लगी, जस्ट यू हैव टू नो कि एस काउंटेबल है, बात खत्म हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन अगर घर में सॉल्व करो तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर एग्जाम में सॉल्व करना हो तो देखो। For a non-negative real number a, root a denote the non-negative square root. Consider the sequence. अब सबसे पहली बात, लिमिट सुप्रीमम नीचे दिया गया है चारों ऑप्शन में, तो इसकी परवाह नहीं करनी है कि लिमिट सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इस सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, आई वांट टू नो अबाउट द लिमिट सुप्रीमम, ठीक है। कोई सब सीक्वेंस तो जाएगी ना। लेट एक्स एन के गोज टू एल, एल इज द लिमिट सुप्रीमम। सो ये हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास है ही, ठीक है। मैं इसको क्या इससे डिनोट कर दूं, ऐसा एन के नहीं लिख रहा हूं, हाँ, लेकिन आप समझ जाएंगे, लिख देता हूं। ओके, सो लेट्स नॉट मेक एनी कंफ्यूजन, राइट? So far it's clear to everyone. Sorry, it will be, ओहो, इसमें एक समस्या होगी। क्या ये इसका सबसीक्वेंस थोड़ी ये वो करेगा, राइट? सबसीक्वेंस ये सेटिस्फाई करे जरूरी नहीं है ना, क्या करेगा? अगर यहाँ पे k+1 आ जाए तो, सो दैट नीड नॉट बी ट्रू, राइट? बट यहाँ पे आ जाए तो ये ट्रू होगा। सो 1 आ जाए तो दोनों तरफ लिमिट लेने पे ये 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्स एन के जिसमें +1 रखेंगे हर किसी एलिमेंट में, वो सीक्वेंस 1 पे जाएगी, लेकिन वो लिमिट सुप्रीम की होगी, ये जरूरी नहीं है। ओके, सो अदर वेज सी, चलो हमने ये सोचा, मान लो कि अगर ये कन्वर्जेंट है, ओके, फॉर द बिगिनिंग टाइम अज्यूम दैट दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ओके। अगर कन्वर्जेंट है तो उस केस में क्या होगा लिमिट सुप्रीम? 1 प्लस, देखो अब ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंसेस हैं, अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एल पे जाएगी, राइट, अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट है, लेकिन ये वाला ये 0 पे जाएगा, राइट? एक्स, कोई भी अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, एक्स एन स्क्वायर इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन एक्स एन स्क्वायर बाई एन विल कन्वर्ट टू 0, राइट? यस और नो? सो एल विल बी 1, ओके। तो ये आपका आएगा, अगर इसका मतलब लिमिट सुप्रीमम 1 होने की संभावना है ओनली इफ इट्स कन्वर्जेंट, अदरवाइज फिर कुछ और भी हो सकता है। तो आप कन्वर्जेंट के लिए बाउंडेड जल्दी से अगर आप कहीं से देख लो कि ये बाउंडेड तो है ही वो ऑब्वियसली, क्योंकि लिमिट सुप्रीमम एग्जिस्ट कर ही रहा है। हम्म, नीचे हमें पता चल गया चार ऑप्शन से। अब आप सिर्फ ये काम कर लो कि ये मोनोटोन है, क्या ये मोनोटोन है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? इससे पहले जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये सोच लिया था उस पर कि वो N k+1 वाला वो थोड़ा सा गलत सोच लिया था, ओके। सो कैन यू चेक
इट इज मोनोटोन और नॉट? यस सर, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लग रही है। नहीं लग रही है, नहीं, आप देख सकते हो क्या किसी तरीके से, जल्दी से? वहां लगने से तो बहुत सारा गलत हो जाएगा। सो ट्राई टू फाइंड एक्स एन प्लस वन, ये वाला वो फाइंड करने की कोशिश करो। देखो, एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स एन, ऐसे कुछ ये डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करो, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है? चलो, तो ये आप काम कर लेना, इतना मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? कि निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है? अगर इसका कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट सुप्रीमम वन ही होगा, ठीक है? ये आप कर लेंगे। सो चलो, for a non-negative real number a, root a denote its non-negative square root. Consider the function f r2 are given by, देखो इसको बहुत ही जल्दी करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है आपको क्या करना होता है, राइट? सबको पता है ना क्या करना होता है? यू हैव टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। नीचे चार ऑप्शन में देखो, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो आपको सबको पता होगा कि क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? ऐसा आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग चीज कर रहा हूं, राइट? कर चुके हैं ना? अब देखना इस पे भी कैसे, कैलकुलेशन में भी कैसे अपना टाइम बचाते हैं, उसको ध्यान में रखना, ठीक है? सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर कैंसिल है, हो गया इधर, और उधर थ्री माइनस टू आएगा, हाँ माइनस ध्यान टू। रखना, ऊपर माइनस, माइनस। हाँ माइनस आएगा। सो थ्री माइनस टू वन, तो आपके पास ये आ गया, राइट? अब इसकी जल्दी से लिमिट, ठीक है? अब मुझे लगता है कि अब मुझे आपको कैलकुलेशन करके बताने की आवश्यकता नहीं है, अब आप खुद डिसाइड कर लेंगे, राइट? यू विल योर सेल्फ डिसाइड नाउ कि क्या आएगी लिमिट, एक्स स्क्वायर कॉमन वॉमन लेके, तो नीचे दिख भी रहा है रूट वन यानी कि ये आ रही लिमिट, राइट? वेरी क्विक, है ना? सो अब देखो, अब जैसे 25 क्वेश्चन आपने देखा, लेट एफ जीरो इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी बी द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, लेट जी। और जब भी देखो आप एग्जाम में बड़े होश से क्वेश्चंस को पढ़ें, कई बार आप देखेंगे कि आपने गलत पढ़ा और आपका गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ होता है, होता था, ठीक है? कई बार कि मैंने गलत पढ़ लिया और नीचे गलत कर लिया, एक्चुअली मुझे बहुत सही से आता था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, या फिर मैंने कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 50 की जगह नीचे 30 टिक कर दिया, या क्वेश्चन को बहुत आसान देखा तो बहुत ही ज्यादा शीघ्रता कर दी, ठीक है? इसलिए ये ध्यान रखें। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन जी जीरो इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स। देखो हमको क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये है आपका फंक्शन, ठीक है? एक्स स्क्वायर है जीरो वन तक, उसके बाद क्या है, एक्स है ये, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, राइट? सबको पता है, क्योंकि अगर आपने एक्स स्क्वायर को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड ये दिखाया होगा तो ये डेफिनेशन से ही आपको पता है, एक्स प्लस वाई का हम बाउंड ले लेते हैं और वो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का बाउंड मिल जाएगा, और इसके लिए तो सिंपली एक्स माइनस वाई एप्सिलॉन डेल बराबर होता है, राइट? और दूसरा ये भी है कि यहाँ से यहाँ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, यहाँ से आगे भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, मुझे देखते ही पता लग गया। अब नीचे क्या पूछा है मुझे अभी नहीं पता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एफ ऑपरेशन जी, अच्छा एफ हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये तो सही है क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। जी ऑपरेशन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, वो भी होगा क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है, ठीक है? जी ऑपरेशन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये भी गलत है, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, गलत है, ऐसा ही है बस। ये बहुत, इनमें पेन भी नहीं चलानी पड़ रही, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम्म अगला वाला आते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए पहली नजर में बहुत सारे विद्यार्थी डर जाएंगे, इतने अल्फा बीटा इतने लॉग एन, लेकिन बहुत सारे नहीं भी डरेंगे, बहुत सारों को पता है ऐसे क्वेश्चन उन्होंने किए हैं। क्या कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से वो लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कंडेंसेशन टेस्ट लगाना आवश्यक है? पहले ऑप्शन में पढ़ तो लो क्या पूछा है, क्या पता ना पूछा हो ऐसा। सो सी, थोड़ा सा आपको कंपैरिजन आना चाहिए, ठीक है? कंपैरिजन टेस्ट और क्विक देखना आना चाहिए। द सीरी क्या बोला है, ये ऊपर वाली सीरीज कन्वर्स फॉर ऑल अल्फा इन क्लोज इंटरवल जीरो वन, ऑल बीटा इन दिस, ठीक है? एंड पहले मैं सारा पढ़ रहा हूं, देखो अल्फा इक्वल टू वन एंड बीटा इक्वल टू वन पर भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है?
एंड अल्फा इक्वल टू 1 एंड इस पर भी कन्वर्ज करेगी, द सीरीज कन्वर्ट्स फॉर ऑल अल्फा। ओके, अब मुझे डिसाइड करना है। सबसे पहली बात, मैं इसको गलत कर दूंगा। सेकंड को इसलिए गलत करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे पता है, इसलिए क्योंकि अगर, नहीं सॉरी, मैं सेकंड को नहीं बल्कि इसको गलत करूंगा सबसे पहले। नहीं, अच्छा, ये इसमें कुछ नहीं हो सकता, राइट, क्षमा चाहूंगा। सो देखो, द सीरीज, अभी इनके बारे में बताता हूँ। द सीरीज कन्वर्ट्स फॉर ऑल अल्फा एंड फॉर ऑल बीटा। अगर सोचो आपका चौथा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन, तो फिर पहला क्यों सही नहीं होना चाहिए, अपने आप से पूछो, राइट, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, राइट। मतलब अगर आपसे मैं कहूं कि 4 इज करेक्ट ऑप्शन, देन यू विल से कि फर्स्ट भी करेक्ट होना चाहिए, राइट। आप बताओ, यस और नो। दैट मीन्स कि ये चौथा वाला करेक्ट नहीं है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, फिर और आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो, दूसरे वाले को देखो, मान लो दूसरे वाले पे कन्वर्ज करती है, दूसरा वाला सही है, फिर तीसरे वाले को भी सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर करोगे, जैसे मान लो 1 रख दिया आपने, बीटा की जगह 1 और अल्फा की जगह 1, जो भी सीरीज बनेगी ना इधर, लॉग एन, अल्फा 1 होने पर और बीटा बड़ा होने पर ये छोटा हो जाएगी सीरीज, तो कंपैरिजन से ये भी कन्वर्ज कर जाएगी उन बीटास के लिए, यस और नो। आई मीन सी कि अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 1 आ गया, तो फिर बीटा जब बढ़ेगा तो ये छोटा होगा ना। कंपैरिजन टेस्ट बोलेगा कि तीसरा भी सही होना चाहिए, तो इट मींस दूसरा सही नहीं है। ओके, दूसरा सही नहीं है। अभी मैं आगे टेस्ट लगाना है यानी कैलकुलेशन लगानी नहीं, वो देखूंगा फिर मैं। आई विल सी, क्या पता लगाने की जरूरत ना पड़े, सिंपल कंपैरिजन से हो जाए। सो अब बोला है कि अल्फा इक्वल टू 1 पर क्या होगा, बीटा बड़ा होना चाहिए। दूसरा बोला है कि दिस सीरीज कन्वर्स। अब देखो कि ये वाला सही है अगर, राइट, तो आई मीन तीसरे और दूसरे में ऐसा तो कुछ किया नहीं जा सकता, राइट। सो ये क्विक करना होगा, नहीं तो आपको कंडेंसेशन फटाफट लगा के देख लेना होगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ। एक्चुअली ये सबको ऑलरेडी पता होगा कि अल्फा इक्वल टू 1 पे बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। अदरवाइज अल्फा ग्रेटर देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये तो आप एग्जाम में वैसे ही कर लोगे, बट जिनको नहीं पता है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नोन क्वेश्चन है। बॉडीगार्ड्स को लेके, हाँ, तेरे रक्षा कवच को तोड़ने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, तेरे चार्टर्ड फ्लाइट के पायलट को किडनैप तक करवाना पड़ा, लेकिन आज कौन बचाएगा तुझे? आज तो तेरे बॉडीगार्ड भी नहीं है, बुला ले उनको, कोशिश करके देखी, लेकिन कोई नहीं आएगा तुझे बचाने आज। जीता, ओ जीता, तुझे मारने का प्लान तो नहीं है। मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मैं खुद ही अपना बॉडीगार्ड। थोड़ा स्ट्रांग हो, मैं थोड़ा अच्छे खासे बॉडीगार्ड लाने पड़े। ये किस जीता, सुनो तो, ये आप क्या देख रही हैं क्लास के वक्त? कोई नहीं, चल। बड़ी होती है। हम्म। हाँ, राइट, चलो। सो मैंने दिमाग लगाया, देखो, अगर मान लो अल्फा की जगह 1/2 आएगा, ठीक है। हाँ, अरे जीता, हाँ, सुनो बच्चों, अब देखो, अगर पहला सही है तो तीसरा भी सही होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ, ओनली कंपैरिजन, आई एम नॉट यूजिंग कंडेंसेशन एंड ऑल। सो सी, अगर सोचो यहाँ पे 1/2 आने पर कन्वर्ज करता है सभी बीटा के लिए, आपको पता है 1 वाला छोटा होगा। ये आप बताओ, आपको पता है कि नहीं है? ये देखो, ये थोड़ी सा कंपैरिजन आना चाहिए, हाँ। मतलब 1 रखूंगा तो छोटा होगा, राइट, यस और नो। तो कंपैरिजन से अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1 के लिए भी कन्वर्ज करेगी फिर। सॉरी, बीटा इक्वल टू ये, मतलब इसके लिए, क्लियर है ना? तो ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। ये तो मैंने आपको वो लॉजिक बता दिया जिससे मतलब आपको सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट तो पता हो ना, आप पार्ट बी के क्वेश्चन एक ही सही होता है ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो दिस, कंडेंसेशन टेस्ट ऐसा जो मैंने आपको कहा वो बहुत जगह मैं करता हूं उन क्वेश्चन में,
जो मुझे कई बार याद नहीं होते या कुछ होते, बट मैं एग्जाम में कर सकता हूँ उन क्वेश्चन को। कि एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बहुत आपको इस तरीके का माइंड भी चाहिए, राइट, बिकॉज योर गोल इज टू अचीव एज मच एज यू कैन, राइट, किसी भी तरीके से, ये भी मैथमेटिक्स ही है। हम्म। राइट। बट लेकिन एक सावधानी, एक वार्निंग है, आप फिर इसी के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं क्रैश कोर्स से पहले ये सब कभी भी नहीं बोलता आपको। अगर आप मेरे सॉल्यूशंस देखे होंगे, बीच बीच में बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको फिर लगता है कि ये आ जाना चाहिए और सब कुछ नहीं आना चाहिए। फिर अगर ये आ जाए कि पहला गलत है तो इसलिए चौथा सही होना चाहिए, अब जब आप इंटरव्यू में जाते हो वो आपसे ये नहीं पूछते पहला गलत क्यों है, वो बोलते बस ये बता दो चौथा सही क्यों है, गलत वाला छोड़ो। फिर आप कहते हैं अच्छा, ये गड़बड़ हो गई। तो फिर इसलिए ऑलराउंडर होना होता है, ठीक है, समझ गए? चलिए, सो लेट्स मूव टू 27, ऑलरेडी करा चुका हूं, नो नीड टू रिपीट इट, राइट। सो अब देखो इसको भी कैसे क्विकली करेंगे, देखना। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ ट्रेस 1 एंड डिटर्मिनेंट 1। अब ये यहां याद हो जाना चाहिए, ट्रेस 1 है, डिटर्मिनेंट 1 है, ठीक है। अब दो चार एग्जांपल भी मन में आ जाने चाहिए। सपोज फर्दर दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 1, एक आइगन वैल्यू 1 है, ठीक है। अब दो आइगन वैल्यू बचती हैं, उनका नाम दे देते हैं आर और एस, ठीक है। हम्म। ये इतना मैंने कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज रिपीटेड रूट्स, every eigenvalue of a has absolute value 1, a does not have any eigenvalue on the imaginary axis, a square is the identity matrix। तो मुझे eigenvalue के बारे में अगर पता हो तो अच्छा होगा, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, आर और एस एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, पहले पता चल गया, राइट। दूसरा, दोनों आर और एस का देखो सबका मॉड बराबर आ गया, ठीक है, यहीं से पता चल गया। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल। देखो क्यों? क्योंकि आर एस का मॉड 1 है और आर और एस एक दूसरे के नेगेटिव है, पता चल गया, इसका मतलब सबका मॉड 1 है और बात खत्म हो गई। आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, A1 3 4 को, नो नीड टू चेक दैट, और ये पक्का सही। हम्म। ठीक है, आप सीख रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि हाँ कुछ तो बात है इस तरीके से सॉल्व करने में, ऐसा फील आ रहा है ना, राइट। ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बस वही चीज है नॉर्मल सी। तो मेरा तरीका जान लो, मैं एग्जाम में इस तरीके से करता हूं। अब आता है अगला वाला, देखो, लेट सॉल्व इट क्विकली। एंड अब ये कोई घर में सोची हुई बात नहीं है, जो मैं एग्जाम में सोचता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आपने टाइम लेके सोचा हो, कुछ ऐसा नहीं बता रहा जो आप नहीं सोच सकते एग्जाम में, राइट, यू कैन थिंक इट, एवरीवन कैन थिंक। ऐसा तो नहीं लगा ना कि ये तो एग्जाम में सोचा ही नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है, राइट। या ऐसा भी नहीं है जो नहीं सोचा जा सकता, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं लगा, राइट। सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा फील होगा। देखो अब आते हैं अगला। ये इस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत देर लगी होगी, लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत ही क्विक वे बताऊंगा, देखना, ठीक है। और एग्जाम में भी सोचा जा सकता है। दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनके ट्रेस बराबर हैं हर कोई पावर करने पर। पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में आना चाहिए, दो निलपोटेंट मैट्रिसेस। क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस, उनकी पावर्स का ट्रेस हमेशा जीरो रहता है, राइट। इसको देखते ही क्या पता आगे काम आए, ये आपका पहला स्टेप है। एग्जाम में देखते ही ये आपके मन में आना चाहिए। तो ठीक है, मैं दो निलपोटेंट मैट्रिसेस ले लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसको गलत कर दूंगा, क्योंकि एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि दो निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी ली जा सकती हैं जिसका एम स्क्वायर जीरो हो और दूसरे के लिए एन स्क्वायर जीरो ना हो। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है, राइट। यू कैन पिक टू निलपोटेंट मैट्रिसेस। एंड दूसरा एम क्यूब एन क्यूब तो उनमें बराबर हो जाएगा, लेकिन ये सही होगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं एक सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। द मिनिमल पॉलिनोमियल्स ऑफ एम एन आर सेम, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स पिक कर सकते हैं, एक तो एम की जगह जीरो ले लो, दूसरी एन की जगह नॉन जीरो ले लो, राइट। अब आता है द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ एम एन आर सेम, एम क्यूब इक्वल टू एन क्यूब। नाउ वी हैव टू पिक अनदर एग्जांपल, राइट, बिकॉज निलपोटेंट से काम नहीं चला। वी कैन पिक क्विकली, बिकॉज हमें हमें क्या चाहिए, सारी आइगन वैल्यू सेम चाहिए। लेकिन सारी आइगन वैल्यू सेम होने से एम क्यूब और एन क्यूब बराबर नहीं होते,
अब अपने मन में सोचो, जैसे एग्जांपल क्या आएगा क्विकली, 1 1 1, और पावर से की भी सारी आइगन वैल्यू सेम रहेंगी, एंड दिस कैन बी थॉट क्विकली। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सोच सकता, या आप नहीं सोच सकते, बताओ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड वो ऊपर वाली नॉन डायगोनलाइजेबल, उनमें नॉन जीरो एंट्रीज भर दो। इसके लिए एम क्यूब एन क्यूब आपको पता है, डायगोनल 1 1 1 1 आने, ट्रेस हमेशा सेम रहना है, सो नो नीड टू हैव एम क्यूब इक्वल टू एन क्यूब, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी सेम। ये हमने एलिमिनेशन से कर दिया, एंड इसको सही भी किया जा सकता है, सारी आइगन वैल्यूज सेम दिखाई जा सकते हैं ऊपर का यूज करके, तो एग्जाम का ये क्विक वे है, राइट? क्लियर? ऐसे सोच सकते हैं सारे, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं सोच सकता ऐसे। ओके चलो, सो अगला वाला, अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसको बहुत समय लगा, और ये भी बताओ इस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जिनसे। पहले मैं जानना चाहूंगा जिनसे नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करो। अब मैं आपको बहुत ही क्विक वे बताऊंगा, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, दैट्स ओके। एंड मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो ज्यादा अंक लाते हैं। ओ सो मेनी ऑफ यू कुड नॉट सॉल्व इट, सॉल्व ही नहीं हुआ। क्विक होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ चलो ठीक है। अब दूसरी ये बात बताओ, हुआ लेकिन बहुत देर में हुआ, वो भी हाथ खड़े कर लो, और वो हाथ खड़े ही रखो जिनसे नहीं हुआ, ठीक है? हुआ लेकिन बहुत देर में हुआ, देर लगी, और ये फीलिंग आई कि यार ये एग्जाम में नहीं छेड़ना चाहिए एटीसी, ये फीलिंग आपके अंदर आई। आई विल नॉट आस्क एनीवन तुमने क्या सोचा वगैरह, बट जस्ट वांट टू नो। देखो इतने सारे स्टूडेंट हैं, ये कितने स्टूडेंट ने हाथ खड़े किए हैं? 20 तो दिखा रहा है इसमें, लेकिन 20 से ज्यादा। हम्म कितनों ने नहीं किए हैं वो गिनना सही है। 3 3 6 3 9, 3 12 3 15, ठीक है। लगभग 45 स्टूडेंट ये मानते हैं कि उनसे नहीं हुआ और एग्जाम में सॉल्व नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, आपने ये चीज पढ़ी है, सेट ऑफ ऑल निलपोटेंट मैट्रिसेस कैन नॉट स्पान MNR? मतलब ये पढ़ा होना जरूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने ये पढ़ा हो, बट आपने कुछ ऐसा किया है पहले, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे पता है किया है, राइट? TFR में आपने ये क्वेश्चन किया है, सेट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिसेस कैन नॉट स्पान R एंड कैन नॉट स्पान अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रेदर, पढ़ा है ना? बस बात खत्म हो गई, देखो। सो लेट आई डिनोट 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन एनी थ्री डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस ABC M3R, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू? चारों ऑप्शन को देखो, पहले कह क्या रहा है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। मैं तो आपको पहले से पढ़ा है तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि ये सही है, लेकिन एग्जाम में आप कैसे पढ़ोगे कि कोई ऐसी डी मिलती है और एक पॉलिनोमियल मिलती है जो ABC को एनिहिलेट कर दे लेकिन डी पर आई वैल्यू दे। हम्म उसके बाद जो ए और बी को एनिहिलेट करे लेकिन सी पर आई वैल्यू दे और डी पर आई वैल्यू दे। A B C, सी पर आई वैल्यू दे, बी और सी पर आई वैल्यू दे, फिर ये बोल रहा है सी पर आई वैल्यू दे। तीन ऑप्शन बोल रहे हैं कि आई वैल्यू देने के लिए गिवन मैट्रिक्स के लिए। क्या सारी मैट्रिक्स, कोई भी अगर आपको मैं रैंडम मैट्रिक्स दे दूं तो आप पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं जो आई वैल्यू दे? उसको पुट करने पर इट्स नॉट नेसेसरी, व्हाई, लेट मी टेल यू। बिकॉज सपोज यूर सी इज निलपोटेंट, ओके? अगर आपकी सी निलपोटेंट हो और जीरो नहीं, ठीक है, नॉन जीरो निलपोटेंट, ओके, नॉन जीरो निलपोटेंट, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप कोई पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं क्या सिर्फ ये हो, FC = I? कैन यू पिक अ पॉलिनोमियल such that you might pick, I mean that's easy। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स दिए तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, FC = I। यस सर। हाँ, तो जैसे निलपोटेंट है C³ माने जीरो होता है, तो X³ + I आपको जीरो देगा, राइट? अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स हो तो। लेकिन आपको पता है कि ये आई रखना बहुत जरूरी है, इधर के तो निलपोटेंट नहीं, इधर का तो कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं देंगे जो भी एप का पार्ट होगा। बट अगर B A B C तीनों निलपोटेंट हो,
तो आपको लगता है कि ये ट्रू हो सकता है कि एक पर आई वैल्यू दे, दूसरों पर जीरो दे दे? दैट विल नॉट बी ट्रू। आप चेक करो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, एप्सिन इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो बहुत जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल दोगे ना, 3x3 की मैट्रिक्स है, वो ऐसे एक्ट करेगी। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल निलपोटेंट मैट्रिक्स पे इतनी काफी लेनी है, a2x² a1x प्लस आई, इतना लेना जरूरी है, राइट? निलपोटेंट मैट्रिसेस के लिए अगर ए बी सी तीनों निलपोटेंट हों तो फिर उनके a³ b³ c³ सारे तो जीरो होंगे ना। कोई भी पॉलिनोमियल लोगे तो वो इतनी लेना काफी है, राइट? यस और नो? ओके। अब सोचो कि क्या ए बी सी तीनों पुट करके इसमें जीरो आ सकते हैं? थिंक अबाउट दैट। तीनों निलपोटेंट है, ये काम आपका नहीं आएगा। सोचो, आप सोचो कि सी पुट करके आ रहा है आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल। दैट विल बी नॉट ट्रू ना, राइट? बिकॉज अगर ये देखो, इसमें अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स में ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अगर निलपोटेंट में पुट करो तो चलो सी के लिए जीरो हो गया, फिर ए के लिए जीरो होगा। ए के लिए जीरो होना मतलब ये a2² a1a प्लस आई इक्वल टू जीरो। तो अब आप सोचो कि बी भी निलपोटेंट है, a1b इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद सी भी निलपोटेंट है और सी ये सेटिस्फाई करती है कि क्या आना चाहिए इसमें पुट करके? आई आना चाहिए, राइट? आई का भी वैसे कोफिशिएंट ले सकते हैं हम, वैसे नो नीड टू टेक कोफिशिएंट, राइट? अरे लेना पड़ेगा, राइट? चलो पहले उसमें हो जाएगा, एक मिनट। सी प्लस आई इक्वल टू आई, ठीक है, आई से आई कैंसिल हो गया मान लो, तो ये आना चाहिए जीरो। सो अब a1 a2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो यहां से। सो विल इट बी ट्रू और नॉट? जस्ट लेट मी नो। एनीवन? आई मीन ये आपको बताना चाहिए। आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर एनी इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई अ पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, यस और नो? अगर आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे तो जल्दी नहीं होगा आपसे। ओ रेज हाथ खड़ा किया ना। ओके। सो हाँ, कोई बताना चाहता है या मैं बोल दूं? अ निलपोटेंट मैट्रिक्स कैन सेटिस्फाई सच अ पॉलिनोमियल, एग्जांपल के लिए सोचो, इसको सेटिस्फाई कर सकती है, एनिहिलेट कर सकती है निलपोटेंट मैट्रिक्स? नो सर। नहीं कर सकती ना, बिकॉज नो निलपोटेंट सर। मैट्रिक्स। हाँ तो बस बात खत्म। तो ए और बी इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। निलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या होती है? मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स की पावर समथिंग होती है, एक्स की पावर समथिंग इसको कभी भी डिवाइड नहीं करेगी अगर नॉन कांस्टेंट टर्म होगा तो। सिंपल सी बात है, एंड यू आर डन। ये तीनों में ऐसा ही बोला, ये गलत है। पहला वाला क्यों सही है वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये तीन गलत है। और ये सिंपल आपको एबीसी निलपोटेंट देनी है बस। अभी तो उस समय से हिंट दे रहा हूं मैं आपको, अनिलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नॉट स्पान इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आप लोगों ने, किसी ने कैच नहीं किया। देखो कैसे स्पान करेगी ये, माइनस आई को कैसे स्पान करेगी बताओ? यहाँ माइनस आई की जगह कुछ भी नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म में भी ले सकते हैं। नहीं कर सकती ना निलपोटेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इधर वाली का ट्रेस जीरो है, इधर वाली का ट्रेस नॉन जीरो है। सो बस इतने से बात बन जाएगी हमारी। 2 3 4 इज रॉन्ग एंड 1 इज ट्रू, एंड दैट्स इजी टू डू ऑल्सो। बट एग्जाम में क्या पता आपके दिमाग में क्विक ये ना हो, लेकिन ये वाला निलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल तो आप ले सकते हो ना।
यस और नो? या फिर आप कहो कि एग्जाम में ये दिमाग में नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, आ जाएगा ऑब्वियसली। जैसे ही मैंने सी एफ सी इक्वल टू आई, एफ सी इक्वल टू आई देखा, एफ सी इक्वल टू आई तीन जगह देखा, और मैंने सोचा कि अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स से लूं तो एफ सी इक्वल टू आई आ सकता है, हाँ आ सकता है, एक्स क्यूब प्लस आई फॉर्म का हो, लेकिन फिर क्या वो निलपोटेंट उस पॉलिनोमियल में और निलपोटेंट मैट्रिक्स तो नहीं एनिहिलेट हो सकती ना, बात खत्म हो जाएगी। बस इतना सा सोचना है आपको, और आपके तीन गलत हो जाएंगे, तीन एक से ही हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब पहला वाला मैं आपको बोलता हूं। अच्छा, पहला वाला कोई बताना चाहता है, या आपके दिमाग में क्या पता आ गया हो? देखो ऐसे कर सकते हैं इसको, तीनों की मिनिमल पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो एक पॉलिनोमियल आएगी एफ एक्स। मान लो तीनों की मिनिमल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर दी, ए बी सी, राइट? तीनों की मिनिमल पॉलिनोमियल होगी पी क्यू आर, तो पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ एक्स, तो एफ ए एफ बी एफ सी विल बी जीरो, राइट? सर एलसीएम भी तो ले सकते हैं जब एनिहिलेट ही करवाना है। तीनों की एलसीएम भी, हाँ ठीक है, वही एलसीएम का ही मल्टीपल है वो, राइट? एलसीएम भी ले सकते हो, बात एक ही है, कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं जिससे तीनों एनिहिलेट हो जाए, ठीक है? तो तीनों एनिहिलेट हो जाएंगे। नाउ कैन यू फाइंड अ मैट्रिक्स कि जिस पर एफ डी इक्वल टू आई आए? तो मैं हिंट छोड़ देता हूं आपके लिए, चलो मैंने बता तो दिया इसको कैसे करेंगे। मान लो कि एफ एक्स इस फॉर्म का आया, ठीक है, जी एक्स प्लस आई। अब नहीं आया आई फॉर्म का तो फिर आप और तरीके से सोचेंगे, हाँ ये आई फॉर्म का आया, ठीक है, हो सकता है कि आई के साथ कुछ मल्टीपल आ जाए। तो नाउ अब आप सोचो कि कोई मैट्रिक्स ऐसी ढूंढ सकते हो जिसके लिए जी डी जीरो आ जाए, मतलब इधर वाला पार्ट जीरो आ जाए, राइट? सो यू हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स जिसके लिए, जिसमें डी रखने पे जीरो आ जाए तो आपका आई हो जाएगा। सो इतना हिंट है आपके लिए, कर लेंगे, राइट? यस सर। ओके, चलो। सो समझ रहे हैं ना क्वेश्चंस कैसे सोचने, एग्जाम में कैसे करने? देखो ये फिर आपका वो हाजिर जवाबी आनी चाहिए। हाजिर जवाबी कब आएगी? जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, आपने इस तरीके से सीखा होगा, और फिर आपने वो रटा रटाया तरीका सीखा होगा, तो फिर काम नहीं बनेगा, राइट? रटा रटाया का मतलब क्या है? रटा रटाया का मतलब एक जो चला आ रहा है, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वही आपको पता है, फिर उससे बाहर वो पर्दा लग गया, उससे बाहर आप देखते नहीं। उससे बाहर कैसे देखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप नेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन यू विल आस्क एवरी टाइम, क्यों हमने ऐसा क्यों सोचा? ये बहुत जरूरी है, हमने ऐसा क्यों सोचा, हमें कैसे पता चलेगा ऐसा सोचना है, राइट? पहले की बात कर रहा हूँ, अभी क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा, जब आप कोर्स कर रहे होते हैं पूरा, राइट? जब आप ये सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों सोचना है, मैंने ऐसा क्यों सोचा, एट द एंड ऐसी तैयारी के बाद आप पाते हैं कि आपके दिमाग में खुद आता है कि हाँ ऐसे सोचना होगा, वो खुद आपको प्रेशर करेगा कि ऐसे सोचो, राइट? एक दिन की बात नहीं है, हाँ। लेकिन जो भी आपने अभी तक सीखा है उसमें देखो। So let B be a 4 cross 4 positive definite real symmetric matrix which is not the identity matrix। सबसे पहले ध्यान रखो, पॉजिटिव सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स। सबसे पहले पता चल गया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है, इसके आइगन वेक्टर्स भी ऑर्थोगोनल होते हैं, राइट? इतना तो आपको पता चल जाना चाहिए पीछे की नॉलेज से। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट ऑन R4 गिवन बाई, ये इनर प्रोडक्ट दिया गया है, आप जानते हैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है, वेयर V transpose denote the transpose of V, which of the following statements is false। ये कभी कभी हम अंधापन दिखा देते हैं एग्जाम में, उसके लिए लिखा है ये बड़े नजरों में फॉल्स, लेकिन फिर भी अंधापन इतना गहरा होता है कि फिर भी हम इसको नहीं देख पाते। तो ये देखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप पहला वाला टिक कर दोगे, सच बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं किया हूँ, ठीक है? ये अंधापन आता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार हम अज्यूम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ही होगा, उसको विच ऑफ द फॉलोइंग वाली लाइन पढ़ना ही छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि जल्दी क्विक की तरीके से। तो एक वार्निंग है, एग्जाम में पूरा पढ़ेंगे, कभी भी ये नहीं मानेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ही लिखा है, या ये तो सब में लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, चाहे आपको पहले वो वार्निंग भी दे दी जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे प्रश्नों में ऐसा होता है कि आपको कॉची थ्योरम की तरह स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन उसमें चेंज है। एवरी टाइम यू विल फाइंड कि हाइपोथेसिस चेंज हुई है, कुछ ना कुछ ड्रॉप हुआ है, हमेशा ऐसा होगा एग्जाम में। तो कभी भी ये अज्यूम करके मत चलना कि वही आया है जो मुझे पहले से पता है, ठीक है? पूरा पढ़ना,
एक एक लाइन पूरे आंख से देखना। सिमेट्रिक देखोगे तो SYMMETRIC देखना। ये मत देखना कि SYMTRIC बीच का खा गए। समझ गए ना? टाइम नहीं लगता इसमें, मैं आपका टाइम नहीं बढ़ा रहा, ये देखना बहुत आसान है। राइट। सो चलो आते हैं। इफ V एंड W आर आइगन वेक्टर्स ऑफ V डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ऑर्थोगोनल होते हैं ऑब्वियसली। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होती है ना मैट्रिक्स, तो उसके जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, ये सबको पता है, डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स। तो ये गलत हो गया, हाँ, क्योंकि फॉल्स पूछा है। ठीक है। दूसरा वाला क्या पूछा है, अगर V कोई आइगन वेक्टर हो, W कोई भी ऑर्थोगोनल वेक्टर हो उसके पर, तो वो भी आइगन वेक्टर हो जाएगा। अब कोई भी, वी डोंट नो, राइट। अब पता करते हैं क्या होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, अगर आप सोचना चाहो तो ये गलत है करके। अगर आप ना सोचना चाहो तो आगे एलिमिनेट भी कर सकते हो। देखो, वी कोई मान लो कि इसके पास वो है। ठीक है। आपने ये चीज पढ़ी होगी ऑलरेडी। देखो, वी कोई भी आइगन वेक्टर है, इसके कोई दो आइगन वेक्टर से ले लो। ठीक है। कोई दो आइगन वेक्टर्स मान लो इसके पास चार लीन, हाँ, इट विल हैव फोर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, एवरीवन नोज, राइट। ऑर्थोगोनल। सो कोई दो आइगन वेक्टर से ले लो। ठीक है। डब्ल्यू और यू उनका नाम कहो। ये जीरो आएगा पक्का, ये गारंटी। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, वी डब्ल्यू प्लस वी यू इक्वल टू जीरो। लेकिन ये डब्ल्यू प्लस यू इज नॉट एन आइगन वेक्टर, एवरीवन नोज दैट। पता है आपको, इफ किसी भी मैट्रिक्स के लिए एक्स इज आइगन वेक्टर, वाई इज एन आइगन वेक्टर, एंड ए और बी नॉन जीरो ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई इज नॉट एन आइगन वेक्टर। पढ़ा है आपने? ऐसी एक्सरसाइज की होगी आपने सिंपल सी, अगर की है तो, राइट। डब्ल्यू प्लस यू इज नॉट एन आइगन वेक्टर। सो यही खत्म हो गया है क्वेश्चन। सही हो गया मुझे पता है, तो नहीं तो कोई बात नहीं, अभी आगे करके भी इसको कर सकते हो, और दूसरा तरीका भी है मेरे पास, अगर सोचा जाए तो। ऐसे सोच सकते हो कि अगर कोई भी वी ले लो आइगन वेक्टर, उसका उससे स्पान आइगन स्पेस फोर अलग अलग आइगन वैल्यूज है मान लो। ठीक है। तो हर किसी का आइगन स्पेस वन डायमेंशनल होगा, राइट। वी आइगन वेक्टर ले लो, उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट थ्री डायमेंशनल होगा, लेकिन वहां का हर कोई तो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता ना। वी का आइगन स्पेस वन डायमेंशनल होगा, उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट थ्री डायमेंशनल होगा, उस थ्री डायमेंशनल में से हर कोई आइगन वेक्टर नहीं होता, क्योंकि सारे आइगन वेक्टर आइगन स्पेसेस वन डायमेंशनल होंगे। ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो। अगला वाला आप देखो, सारे गलत करने का तरीका क्विकली। फॉर एवरी सब स्पेस, ये तो सबको पता है भाई, ये ट्रू होता है, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, और वो डायरेक्ट सम बनाते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। और हर किसी सब स्पेस का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा, ये भी सही है, आपको पता ही है, राइट। इसमें कुछ खास नहीं है ना। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे 32 का सॉल्यूशन बताओ। चलो, लेट मी नो द सॉल्यूशन ऑफ 32। आप हाथ खड़ा करो, सॉल्यूशन मत बताओ, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको कुछ कराया इससे पहले, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये मैं पहले से करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन की जीरोज के बारे में। यहाँ जीरो होगा तो ये होगा वो होगा, वो वाले आप गए। रैंक कितनी होगी, सिग्नेचर कितना होगा, वो जमाना गया, ठीक है। वो 2019-20 में आ जाते थे कभी कभार कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब कहाँ आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म से इक्विवेलेंट के, आ भी जाए तो वो किस्मत की बात है, क्योंकि आपको पता है क्या करना है। सो क्वेश्चन तो हमेशा नए होने चाहिए, तब तो मजा है करने का। चलो, हाथ खड़ा करो, वो नोज द सॉल्यूशन।
तो ठीक है। हाँ जी, विधि, आप बताओ कौन सा सही है। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सही है। डी डी फोर्थ। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो क्यू में वेनिस हो, नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा मुझे। निधि आप बताओ। सर मेरा भी डी। अगर एक क्यू पर वेनिस हो जाए, अच्छा, वो कहाँ है इसका सही आंसर। संगीता आप बताओ। सर फोर्थ। फोर्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली ट्रू पूछा है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अच्छा, इन्वर्टिबल दिया हुआ है इसलिए। अच्छा ठीक है, अभिलिप्सा आप बताओ। डी। डी ही सही है। सर। ओके, अच्छा कोई आंसर चेंज करना चाहता है। कोई नहीं करना चाहता आंसर चेंज। ठीक है। सागरिका हाँ की बोल छो, ठीक और गलत, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। चलो ठीक है। सो सी, ए इज इन्वर्टिबल राइट। अब ये इन्वर्टिबल होना ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना। इसमें क्या बोला है, इफ देयर एग्जिस्ट एबीसी, हालांकि आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे बट इसको क्विकली कैसे सोचेंगे सही है देखो। देयर एग्जिस्ट एबीसी सच दैट एफ ऑफ एबीसी इक्वल टू 0, देन ए इज अ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, ए हैज अ नेगेटिव आइगन वैल्यू। पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यू होने का मतलब ए इंडेफिनिट है। ए को इंडेफिनिट ही होना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्वर्टिबल नहीं रहेगी, राइट। क्योंकि इंडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है तभी तो नॉन जीरो पर वो ले सकती है ना। या फिर दूसरा, ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी नहीं हो सकती। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट भी नहीं हो सकती, कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है इसलिए। अब अगर पॉजिटिव डेफिनेट हो जाए तो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, तो फिर ये किसी नॉन जीरो वैल्यू पर जीरो वैल्यू ले ही ना। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डेफिनेट तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और पॉजिटिव नेगेटिव डेफिनेट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी एक आइगन वैल्यू जीरो होती है ना। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये निगेटिव इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसके पास निगेटिव वैल्यू भी होगी और पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी होगी, बस इतना ही है। ठीक है, इसमें ये सही है। अब एक बात सोचो, आपसे मैं पूछना चाहूंगा ये क्यों गलत है, फाइनाइट सेट। ये सिंपल सी बात है, आपने परसों ही सीखा था कि अगर कोई भी एक रूट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एक भी इंटीजर वैल्यू मिल जाए ना आपको, मान लो 2 3 1 पर वेनिस हो रही है कोई, तो फिर आपका कोई भी उसका इंटीजर मल्टीपल ले लो, उस पर भी वेनिस होगी, तो इनफाइनाइट सेट आएगा। आ सकता है, आई मीन टू से इनफाइनाइट सेट आ सकता है, हमेशा आएगा नहीं। समझ गए। और पहले दूसरा वाला, इफ देयर एग्जिस्ट एबीसी सच दैट एफ एबीसी इक्वल टू 0, देन एबीसी पक्का क्यू में होना चाहिए। अगर इसको ले लें तो मान लो अगर ये किसी रैशनल पे जीरो होती है तो हमारे पास ये आ जाएगा, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, यस और नो, ये पॉसिबल है। आप बताओ, किसी रैशनल नंबर, ये इधर वाला तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर राइट, एंड रूट टू इज रैशनल, सो इट्स नॉट पॉसिबल। एलिमिनेट कैसे करना है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये भी गलत है,
ये भी गलत है। अब पहला वाला क्यों गलत है, कोई बता सकता है कि कोई ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये तो आसान है वैसे, आप बता सकते हो, आई मीन पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म ले सकते हो कोई, जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पॉजिटिव डेफिनेट, ये ले सकते हो, सिंपल सी बात है ना, 1 1 1। इसमें क्या रखोगे, कहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पे जीरो हो जाएगा, कहाँ पे जीरो होगा ये, नहीं, आई कॉम्प्लेक्स, कॉमा जीरो कॉमा माइनस आई, हाँ आई कॉमा, आई जी, आई कॉमा जीरो कॉमा आई, आई कॉमा, फिर जीरो कॉमा माइनस, जीरो कॉमा माइनस, माइनस आई, और आई का तो स्क्वायर सेम ही होता है ना। 1 ले लेंगे सर एक को। अच्छा ठीक हाँ है। सर 1 ले। हम्म, तो हो जाएगा, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी तक के कोई भी क्वेश्चन ऐसे फील हो रहे हैं कि एग्जाम में नहीं हो सकते, या ऐसा, और सब कुछ सोचने वाला लग रहा है ना एग्जाम में, कि ऐसा नहीं कि ये तो नहीं, तो ये तो घर बैठ के सोचा गया है, ऐसा तो नहीं फील हो रहा, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं है। ओके, अब आते हैं इसमें, हाँ भाई ये आपको लग सकता है कि घर में बैठ के सोचा जाए, अगर आप टेक्निक नहीं जानते पकड़ने की, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा, और क्यों पता लगना चाहिए, स्वार्ज लेम्मा लगेगा ऑब्वियसली। जब आपके यूनिट डिस्क के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये फील अंदर से आना चाहिए कि स्वार्ज लेम्मा आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। जितने सारे यूनिट डिस्क के क्वेश्चंस हैं आपके ओपन यूनिट डिस्क से फंक्शंस होंगे ना ओपन यूनिट डिस्क में, या जिनके मॉड्यूलस लेस देन 1 आ रहे होंगे, आप पाएंगे कि स्वार्ज लेम्मा लग रहा है, राइट। तो ये आपको पिक करना होगा कि स्वार्ज लेम्मा लगेगा। अब लगाना कैसे, ठीक है, लेट डी डिनोट द ओपन यूनिट डिस्क, या फिर आपने तो इतनी प्रैक्टिस की है, आपको भी फील आया इस क्वेश्चन को देख के कि स्वार्ज लेम्मा लगेगा, पर कैसे लगेगा वो नहीं लगा पाए, चलो आपको ये फील आया, ये पूछना चाहता हूं मैं, क्या स्वार्ज लेम्मा लग सकता है, ऐसा करके फील आया कुछ, नहीं आया, मैं जानू क्या फील आया बताऊं, छोड़ो यार इसको कौन देख रहा है, अगला वाला देखो, ऐसा फील तो नहीं आया, ऐसा भी आ सकता है भाई, दोनों प्रकार के फील आते हैं। स्वार्ज लेम्मा लगेगा फील तो तब आएगा जब आदमी पूरा पढ़ेगा उसे, राइट। सो देखो, सबसे पहली बात हमें क्या दिया है कि एक्स कलेक्शन है डी टू सी फंक्शंस का, एफ होलोमॉर्फिक है और इसको सेटिस्फाई करता है। देखो यहाँ पे आपको पता है एफ जेड का मॉड ना आपको पूरी यूनिट डिस्क में आप निकाल सकते हो, देखो 2 जेड दिया है और जेड कहाँ वेरी कर रहा है, ओपन डिस्क में, तो ये एक, इसका मतलब हम पता कर रहे हैं अगर मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 है तो स्वाद लेम्मा हम लगा सकते हैं। ओके, सो सी मॉड ऑफ F2Z, फिर नीचे पूछा है कि ऐसे एक्स में कार्डिनलिटी क्या होगी एक्स की, ठीक है। सबसे पहली बात एक गलत है, ये पता चल गया, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एन ओपन मैप, ये गलत है क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ? वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, मतलब कोई बहुत खास बात नहीं है उसमें, राइट, एवरीवन कैन सी दैट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो F2Z का मॉड देखते हैं अगर, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ जेड, मॉड ऑफ 1 माइनस एफ जेड स्क्वायर, तो दिस विल बी लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा बताओ, मॉड ऑफ एफ जेड, निधि बताओ नीचे क्या आएगा, जल्दी बताओ देर मत, 1 माइनस, ये आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा, सर ये होल स्क्वायर कैसे हो गया? नहीं वो अंदर ही है स्क्वायर, क्षमा चाहूंगा, थैंक यू। सो ये सबको समझ में आया, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हाँ बात, आना चाहिए, क्योंकि इसमें वो ट्रेन ये वाली इनइक्वलिटी यूज की है, Z1 माइनस Z2 का मॉड जो होता है ना, ठीक है, समझ गए। ओके, तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, अगर एक्स रियल पॉजिटिव में वेरी कर रहा हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट, यस और नो, दिस फंक्शन, अब वो सोचना पड़ेगा होगा या नहीं होगा, कि 1 होगा, देखते हैं, चलो देख लेते हैं क्या है इसमें खास बात, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 आता है हमेशा, अरे ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, अच्छा, ये प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, सो जब मैं कर रहा था थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मे बी,
ऐसा आया, मैंने इसको लेस देन इक्वल टू 1 क्लेम किया। अगर ऐसा है तो ऐसा है, फिर -x² -x +1 इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो आई मेड अ मिस्टेक एक्चुअली। ये तो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा शायद, है ना? माइनस कॉमन ले लो, x² + x - 1, दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। सो आई मीन इट्स मिस्टेक हो गई मुझसे, ओके, कैलकुलेशन करने में। नहीं तो इसका मैंने तरीका खोजा था, वो ये था कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, देखो बस कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरी, मैं सही कर रहा हूँ ना वो वाली कैलकुलेशन। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्या? मतलब अगर मैं इसको लेस देन इक्वल टू 1 लिखूं, सो लेट मी राइट दिस, ओके, x² लेस देन इक्वल टू 0, ओके, so that required this on positive axis and that requires this, and that's absolutely not true. Just pick 1 equal to x equal to 1, so that thing need not be less than 1. Okay, so sorry, ये मैं जैसे सॉल्व कर रहा था मैंने एक गलती कर दी थी इसमें। वो गलती क्या कर दी थी कि इधर थोड़ा सा ये लेस देन इक्वल टू 1 मान के फिर आगे कर लिया था। ओके, सो अब मुझे दूसरे तरीके से करना होगा, तो इसको बाद में करो, मतलब इससे पहले जब मैं सोच रहा था इसे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं कल लिखूंगा फिर। ठीक है, चलो अगले वाले में आते हैं। लेट एस बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ सी कंटेनिंग 0, लेट एफ सी स्लैश एस टू सी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन विच हैज अ सिंपल पोल एट 0। इसको ध्यान रहे कि सी में से एस निकालेंगे तो वो होलोमॉर्फिक फंक्शन है जिसके पास एक सिंपल पोल है 0 पर, और गामा आर आपको सिंपल क्या दिया है, आर रेडियस का सर्कल दिया है अराउंड 0। ठीक है, सो फॉर टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला बोला है कि 1/z के पास f ऑफ 1/z हैज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, f ऑफ 1/z हैज अ एसेंशियल सिंगुलरिटी। सिंपल सी बात, देखो ऐसा फंक्शन दिखेगा कैसा, जिसके पास सिंपल पोल होगा वो ऐसा दिखेगा, राइट, जहां a नॉन जीरो है। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन से एनालिटिक पार्ट ये है, ठीक है ना? तो अगर हम एफ जेड की जगह 1/z रखें, जेड की जगह 1/z रखें तो ये आएगा। अब ये डिपेंड करता है, ये आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के पास क्या होगा, देखो अगर चाहें तो एसेंशियल सिंगुलरिटी ना भी हो, क्योंकि जी को अगर हम 0 ले लें तो एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है, राइट, गलत हो गया दूसरा वाला। लेकिन अगर हम जी को फिर नॉन जीरो ले लें, अगर नॉन जीरो माने ऐसा जिसका, जैसे फॉर एग्जांपल e⁻z ले लो, ठीक है, जी को e⁻z ले लो, तो फिर e⁻z के लिए आप क्या देखोगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी आ जाएगी, राइट। ये यहाँ पे इनफाइनेटली मैनी टर्म्स आ जाएंगे ना एक्सपेंशन में, समझ रहे हैं, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में। सर सिंपल 1/z ले लेंगे ना एफ जेड को। हाँ, सिंपल 1/z भी ले सकते हैं ना, जैसे g इक्वल टू 0 हो गया तो ये 1/z ही बन गया ना। दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, राइट। अगर g इक्वल टू आपने 0 लिया तो ये क्या बन गया, 1/z फॉर्म का, राइट, उससे एक हो जाएगा। दूसरा वाला कैसे हो जाएगा, g की जगह e⁻z रख दो, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन रख दो जिसकी, जो पॉलिनोमियल नहीं है, जिसके में आपका क्या है, इनफाइनेटली मैनी टर्म्स हैं, जिसके एनालिटिक पार्ट में। क्लियर, ये सबको समझ में आई बात? तो दोनों एक साथ गलत हो गए, ठीक है, या नीचे पर्टिकुलर लिख के दिखाऊं सबको। अब आते हैं इन दोनों की बात, ठीक है, हमसे प्रूव पूछा है, इफ एस इज नॉट अ सिंगलटन सेट, मान लो कि एस सिंगलटन सेट नहीं है, तो और आपका ये गामा आर एफ जेड डी जेड 0 है फॉर सम आर, तो फिर अगर एफ सिंगलटन नहीं है देन किसी आर के लिए 0 होगा, सच दैट एस बाउंड्री को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। एस को नॉन सिंगलटन ले लो आप, चलो, जैसे एस को नॉन सिंगलटन लेने पर क्या ले सकते हैं,
जीरो ले सकते हैं एक तो एस में, तो जीरो तो लेना ही है ना, कंटेनिंग जीरो, और वन भी ले सकते हैं एक, ठीक है। तो फिर अब आप इनसे बाहर, लेकिन इसका इंटीग्रल कभी जीरो होता है क्या? गामा आर, वन बाई जेड का इंटीग्रल क्या आता है बताओ? 2 पाई आई, राइट। तो फिर ये तो जीरो नहीं होता नॉट सिंगलटन होने पर भी, तो इसका मतलब ये वाला सही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही आप इनको सही कर सकते हैं। ओके, अभी क्यों सही है वो अभी का काम नहीं है, ठीक है, वो डिटेल वाले में सीखेंगे। चलो अब आते हैं इसमें। लेट h be a holomorphic function on c slash 0 such that limit z tends to infinity h z equal to 0 और f in z आपको ये दिया है। सबसे पहले एक एग्जांपल पिक कर लो ऐसे में, जैसे क्या है, f in z इक्वल टू, आप क्या ले सकते हो, 1/z ले सकते हो, राइट। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। कई बार आपको फिर इन जनरलिटी भी सॉल्व करना पड़ता है, जेड की पावर के। तो आपको पता है अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 हो तो आपका ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस जेड आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना ये वाली वो ज्योमेट्रिक सीरीज टाइप होती है ना, जो रियल एनालिसिस में 1 + x, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो यूज कर रहा हूँ। तो लेकिन मॉड जेड ग्रेटर देन 1 आएगा, हाँ, क्योंकि ये लेस देन 1 होना चाहिए तब वैलिड होगा वो। सो z/z-1, तो ये आ गया भाई। अब क्या क्या सही है देखो, फॉर ऑल z विथ मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द सीक्वेंस f इन z कन्वर्स, देखो z इक्वल टू 1 पर ये कन्वर्ज नहीं करती, तो इसको गलत कर दो। फॉर ऑल z, देखो d में से जीरो सबके लिए कन्वर्ज करते हैं बोल रहे हैं, अगर d में से जीरो निकाल दें ओपन नेट डिस्क में, तो ये z मॉड z जब लेस देन 1 होगा तब ये कन्वर्ज नहीं करती है, राइट, तो ये गलत है। और फिर ये भी वही बोला है सिंपल, इसमें से थोड़ा डी में से और ज्यादा चीजें निकालनी है, ये भी गलत है, तो ये सिंपली सही बचता है, और वो सही भी है देखो। बस ये इतने से हो गया आपका, बहुत भारी काम नहीं पड़ा आपको, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से ये हल हो गया। ओके, सो रिएक्ट तो करो, आपको पता तो चलना चाहिए मुझे कि कितने लोग समझ पा रहे हैं चीजें। हाँ तो रिएक्ट करो हर बार जब पूछता हूं मैं, तो इसको मुझे नहीं कराने की आवश्यकता है, ये आप सिंपल सा इंटीग्रेशन है आप कर लेंगे, राइट। कैलकुलेशन है इसमें, कुछ तो ऐसा नहीं बताना है कि ये कैसे करोगे ये करोगे। देखो इसमें क्विकेस्ट वाली बात है, फॉर अ फाइनाइट ग्रुप जी, एच जी क्या है, देखो एच जी आपको समझ आना चाहिए। एच जी है आपका वे एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर 15 को डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर 3 के एलिमेंट, ऑर्डर 5 के एलिमेंट, ऑर्डर 15 के एलिमेंट और ऑर्डर 1 का एलिमेंट, ठीक है। अब आप ध्यान रखना इसमें क्या है, ऑर्डर 5 के एलिमेंट क्या होते हैं बताओ, ऑर्डर 15 के एलिमेंट 15, सॉरी मल्टीपल ऑफ 5 15 होते हैं, ये ध्यान रखना। ऑर्डर उसके के एल, 5 के एलिमेंट भी मल्टीपल ऑफ 5 वो होते हैं, के एल एम, और 3 ऑर्डर के एलिमेंट भी वो +1, ठीक है। तो इस टाइप की कार्डिनलिटी इसकी होगी इस सेट की, राइट। ये सेट क्या कंटेन करता है, 15 ऑर्डर के एलिमेंट, 5 ऑर्डर के एलिमेंट, 3 ऑर्डर के एलिमेंट और एक आइडेंटिटी को। तो इट मींस इट्स कार्डिनलिटी विल लुक लाइक दैट, बट सबने पढ़ा है फाई एन इज इवन इफ, बताओ फाई एन इज इवन, ये आसान भी है, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट। Everyone knows that. That's very simple. Because the number of generators of cyclic group with order greater than equal to 3 is even, right? Because A is a generator, then A inverse is generator, and A and A inverse are different. अगर n greater than equal to 3 हो तो अब ये इवन है या ऑड है, आप बताओ ये क्वांटिटी इवन है या ऑड है। देखो 3 इवन नंबर हैं आगे के, +1 एक ऑड है, तो ये ऑड है, राइट, तो ये गलत।
फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर n। अब इन तीनों में से कौन सही है? देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप जिसके लिए ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं, आई थिंक 4n+1 4n+3, आप जिसका डिसाइड हो जाए वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि मैंने इतना बता दिया तो अब ये कठिन नहीं है। हम्म। नो वन कैन डिसाइड, क्योंकि ऊपर वाला क्या आ सकता है? देखो ऑड नंबर आएगा तो वो 4n+1 आएगा, 4n+3 आएगा। क्या देखो, चार के चार ऑप्शन पढ़ो, वो बोल रहा है हर किसी फाइनाइट ग्रुप के लिए जो नंबर आएगा वो 4n+1 तरीके से व्यक्त किया जा सकेगा। बट एवरी ऑड नंबर कैन बी अचीव्ड, क्या क्या केवल 4n+1 टाइप की अचीव हो सकते हैं? वो आप सोचो एग्जाम्पल लेके अपने मन में। या पहला वाला, दूसरा वाला आपको क्विकली सोचना चाहिए ना। देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप जिसमें मॉड ऑफ एच इज 4n+1। Z15 में क्या हो रहा है देखो, Z15 में कितना आ रहा है? Z15 में क्या आएगा? टोटल 14 आएगा, राइट। पर 14 तो 4n+3 फॉर्म का नहीं है, 4n-1 फॉर्म का है, 4n+3 फॉर्म का है 14। सो क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें 4n+1 आ जाए इसकी एलिमेंट? ये जो वैसे बाय द वे ये 2 है, हाँ इनको लिख भी दो ना आसानी से। ये 2 है, ये यहाँ पे 4 है, और ये क्या है यहाँ पे? 515 कितना आता है? चार दूनी कितना होगा? 5, 4 दूनी 8, राइट। तो अब देखो ये 8k+4l +2m+1। अब देखो ये एक्चुअली इसको अगर हम बनाना चाहो ना, ये 4n+1 फॉर्म का तो इधर है, प्लस फिर 2m भी है, राइट, अलग से। अगर और फिर m क्या था हमारे? 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स के लिए था ना। तो अगर m की जगह अब कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें m की जगह मतलब 4 आ जाए, 3 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स हों, तो ये ऑब्वियसली 4n+1 आएगा। तो कोई ऐसा ग्रुप आप फाइंड कर सकते हो जिसमें 3 ऑर्डर के 4 एलिमेंट्स हों या 2 एलिमेंट्स हों, सिंपली 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हों। कोई ऐसा ग्रुप जिसमें 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट्स हों? Z12 3 के लिए ऑप्शन। Z12। हाँ तो Z12 में ये क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल? तो ये यहाँ पे क्या होगा? 3 ऑर्डर के अगर कितने एलिमेंट हैं? मैंने, नहीं नहीं, 2 into समथिंग ना, 3 ऑर्डर के टोटल एलिमेंट आएंगे ना। टोटल एलिमेंट अगर आप 4 ले आओ तो Z12 में तो 2 ही होंगे। टोटल एलिमेंट 4 आने चाहिए 3 ऑर्डर के, 4 या फिर टोटल एलिमेंट 8 या कुछ भी ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा आना चाहिए। तो सिंपली ले सकते हो, देखो Z3 × Z3 × Z15 ये ले सकते हो। इसमें 3 ऑर्डर के एलिमेंट 2 से ज्यादा है, राइट। पर वो ऐसे मल्टीपल होना चाहिए जिसमें मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सो ऐसे जल्दी से पिक करो। Z3 × 3 में कितने हैं? Z3 × 3 लो सिंपल। Z3 × 3 में कितने हैं? 8। तो ये वाली क्वांटिटी इधर वाली 0 आएगी, लेकिन वो तो 4m आएगा फॉर्म का। 4m तो नहीं आना चाहिए। हाँ तो सिंपली हो गया ना उस केस में, Z3 × Z3 में। हाँ एक चीज मैं आपको वो, राइट, तो हो तो गया। देखो Z9 में ही हो गया सिंपली, अगर हम Z3 × 3 में हो गया। देखो केवल 3 ऑर्डर के एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे 8 हैं, और एक आइडेंटिटी है, तो ये 4 × 2 + 1 हो गया, दूसरा वाला सही।
और तीसरा और चौथा भी तो गलत है ना आसानी से। एवरी हर किसी फाइनाइट ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो कार्डिनलिटी ऐसी तो नहीं आ सकती हमेशा, इससे अलग भी आ रही है, हमने देखा ना। और फॉर एवरी फाइनाइट ग्रुप ऐसी आएगी, बोल रहा है कार्डिनलिटी नहीं आई, 4n+1 फॉर्म की भी आएगी। बस सिंपल सी बात है। सर ऑप्शन ऑप्शन बी में सर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। हाँ सर ऑप्शन बी में n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ओके, तो फिर ऐसे बनाओ Z3 × Z3 × Z3, तो इसमें कितना आएगा, टोटल कार्डिनलिटी आएगी 27। ठीक है, तो 27 में 4n+3 हो जाएगा फिर। एंड और अगर बढ़ाएं तो ऐसे Z3 × Z3 × Z3 बढ़ा लो फिर, तो कितना हो जाएगा फिर 21 आएगा ना, 81 तो है ही। कितने 20 × 80 + 1 हो गया, राइट। बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, वो हमें ध्यान रखना चाहिए, n > 3 है। ठीक है ना, समझ गया। मतलब वो आइडिया हमें पता चल गया ना, वो कहाँ से पता चला कि एग्जाम्पल क्या लेना है, देखो वो देखो। नहीं तो आदमी बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करेगा, बट हमने एक ही एग्जाम्पल ट्राई किया। देखो क्यों किया, क्योंकि पहले हमने वो फॉर्म फाइंड की, फिर मुझे वहां से पता चला अच्छा केवल मुझे 3 ऑर्डर का देखना है, जहाँ पे 3 ऑर्डर के एलिमेंट आ जाएंगे 4 के मल्टीपल, वहां पे मेरा काम बन जाएगा। तो बस मुझे ये देखना था कि 3 ऑर्डर के एलिमेंट कहाँ पे 4 के मल्टीपल आएंगे, तो मैंने Z3 × Z3 लिया, राइट। फिर उससे यहाँ n > 3 था तो मैंने बढ़ा दिया, तो 80 एलिमेंट आ गए, तो मेरी बात बन गई। सो सिंपल, ये एक तरीका है एक काउंटर एग्जाम्पल सोचने का, बट हाउ डू यू नो दैट दिस काउंटर एग्जाम्पल विल वर्क, ये चीज सोचना है। बिकॉज अदरवाइज आपको काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, बट यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट द काउंटर एग्जांपल। ये भी बात है, इसको भी ध्यान में रखो ना। एक आप मान लो 2 आदमी है, एग्जाम में दोनों बैठे हैं, एक को वो फॉर्म पता लगी, उसको तुरंत पता चल गया कि मुझे काउंटर एग्जांपल क्या सोचना है, और उसके बहुत सारी चीजें एलिमिनेट होगी कि ये सब तो सोचना ही नहीं है। लेकिन अब जिसको नहीं पता वो तो सोचते रहेगा, पहले कुछ लेगा पहले कुछ लेगा, बिकॉज उसकी सारी चीजें एलिमिनेट नहीं हुई, राइट। ये जो पहली वाली चीज मैंने बोली कि एच जी है क्या, और उसके बाद एच जी की जो कार्डिनलिटी होगी वो किस फॉर्म की होगी, और उसी से ये क्वेश्चन बना है बनाते वक्त। ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज द एग्जामिनर नोज की एच जी की कार्डिनलिटी इन जनरल ऐसी होगी, और इन जनरल ऐसी होगी तो फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऑप्शन रखो नीचे। ठीक है, अब मेरी एग्जामिनर से कोई बात नहीं हुई है, आप ये मत समझना कि कोई सांठ गांठ है मेरी। आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, वो आपको भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम अभी होगा, और एग्जाम के बाद मैं आपको ये दिखा दूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस देखो, ये लेक्चर में यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, कराए होंगे, ऑब्वियसली आई नो दैट, क्योंकि सीएसआई नेट का एग्जाम बिल्कुल नया आता ही नहीं है। एनबीएचएम का आता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस एनबीएचएम में ऐसे होते हैं जो अलग आते हैं कि तुमने अभी तक किया नहीं होगा, उस तरह की चीज देखी नहीं होगी, कुछ नया है। बट नेट में मैंने अभी तक नहीं देखा, कि बहुत ही नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए for a finite group G, let SG denote the number of subgroups of G. Which of the following statements are necessarily true? Let G and G dash be finite groups such that उनके नंबर ऑफ सब ग्रुप से बराबर हो, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम्पल सोचो, इंट्यूशन बोल देगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्राइम्स ले लो, प्राइम ऑर्डर के ग्रुप ले लो, दो दो सब ग्रुप्स होते हैं हमेशा, राइट। एस जी इक्वल टू 5 देन जी इज अ साइक्लिक ग्रुप। अगर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 5 हो एग्जैक्टली, तो जी को साइक्लिक ग्रुप होना पड़ेगा, ऐसा बोला है। तो कोई नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 5 वाला एग्जांपल जानते हो आप? चलो निधि आप बताओ। सर K4। डी। K4 के लिए 4 ग्रुप। ओके जी, Z2 × Z2 बिल्कुल सही बात है। सिंपल सा एग्जांपल है, यही सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, तो 5 सब ग्रुप्स हैं इसके, सबको पता है। ठीक है, और इनका मैं ZP × ZP के जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, P² + 1 बच्चों, या P² + 3, बताओ। एक क्वेश्चन है TFR में आपके आया था ना, सो सोचना। ओके,
इफ, हाँ ये तो गलत हो गया। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप g सच दैट एच जी इक्वल टू n। ये बड़ा अच्छा है कि आप कोई भी ग्रुप नंबर दे दो, आपको एक ग्रुप ऐसे दे देंगे कि उसकी एग्जैक्टली नंबर ऑफ सब ग्रुप्स n होंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर एच जी 4 हो, मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स 4 हो, तो फिर ऑर्डर ऑफ जी पी टू द पावर m होगा किसी फॉर्म के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये लेना चाहो, Z2 क्रॉस Z3 या Z6, इसके एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप्स हैं भाई। एक 2 ऑर्डर का, एक 3 ऑर्डर का, एक 6 ऑर्डर का, एक 1 ऑर्डर का, राइट। लेकिन ये तो पी टू द पावर m फॉर्म का नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला सही है, लेकिन क्यों सही है थोड़ा सा सोचना चाहोगे क्या, या फिर आगे चलें? कौन बता सकते हैं क्यों सही? चलो क्लास का अंत होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा क्यों सही है पर भी बात कर ली जाए। बताओ। अच्छा, सागरिका आप बताएं तो। सर जो p टू द पावर n माइनस वन ग्रुप होता है उसका सब ग्रुप लाइक 1p p टू द डॉट डॉट p टू द पावर n माइनस वन एग्जैक्टली n डिवाइजर होते हैं, लाइक z p टू द पावर n माइनस वन जैसे ग्रुप ठीक। उसके हर एक डिवाइजर। ठीक है, अगर कोई ऐसा ग्रुप ले लो, जैसे साइक्लिक ग्रुप ले लो, आपको क्या लाना है, पी टू द पावर एन फॉर्म का, राइट। पी टू द पावर एन माइनस वन फॉर्म का ले लो, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, एन माइनस वन प्लस वन होंगे, एन होंगे, तो उतने ही सब ग्रुप होंगे इसके पास, राइट। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला वाला सर बर्नसाइड लेम्मा है। हाँ। सर इसमें फोर्थ में सर मैंने अगर जेड एन ले लिया तो हर डिवाइजर के करस्पॉन्ड में एक सब ग्रुप मिलेगा, और समेशन फाइव डी वेयर डी डिवाइड्स एन, गॉस गॉस थ्योरम से एन हो जाएगा। हाँ एक मिनट, टोटल हाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसी नंबर के जो निकालेंगे वो सर टोटल एन हो जाएगा। एक मिनट, आपने क्या कहा, अगर आपने क्या ले लिया? जेड एन ले लिया तो सर हर डिवाइजर के करस्पॉन्ड में एक सब ग्रुप मिलेगा, और समेशन फाइव डी हो जाएगा, समेशन फाइव डी वेयर डी डिवाइड्स एन इक्वल टू एन। तो फिर इससे क्या मिला, ये नंबर ऑफ सब ग्रुप्स थोड़ी देगा, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर रहा है हर किसी ऑर्डर के। सर उससे सब ग्रुप बना लेंगे ना सर, हर ऑर्डर का उसमें एलिमेंट अगर मिलता है तो। नहीं, पर ये तो ये नहीं बोल रहा है ना कि, ये तो सिर्फ ये थोड़ी बोल रहा है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एन हो जाएंगे। ये चीज बोल रही है हर किसी डिवाइजर के लिए एक एन होगा, बट ये नंबर ऑफ डिवाइजर्स को थोड़ी काउंट कर रहा है। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कि सारे ऑर्डर एलिमेंट्स को आप ऐड ही कर रहे हो, कि आप डी हर किसी ऑर्डर के एलिमेंट को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एन आएगा। पर वो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स थोड़ी है नंबर, ये दिस इज नॉट द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। सो ऐसे ऊपर वाला सही है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स जिसके लिए एन आ जाएंगे वो हो जाएगा। ये बर्नसाइड लेम्मा है बच्चों, आपने हो सकता है पहले ना पढ़ा हो, ग्रुप एक्शन का है। तो कई बार बच्चे ग्रुप एक्शन पढ़ते ही नहीं है, अगर उनका वो आता है सी एस आई आर नेट के लिए नहीं पढ़ते हैं, पर पढ़ना चाहिए। सो मैंने पढ़ाया है अलजेब्रा के लेक्चरों में। तो टी एफ आर की बुक में बर्नसाइड लेम्मा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने किए हैं, जो टी एफ आर की मैंने बुक लिखी है, तो आप देखना उसे। फॉर अ सब ग्रुप जी, अगर टीएफआर की बुक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बहुत वेबसाइट में है ई बुक, ओके, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सो ये है आपका S17 बी द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस फॉर अ सब ग्रुप जी ऑफ S17 एंड एक्स। लेट एच जी एक्स क्या है, ये क्या है, फिक्सिंग, कितने एलिमेंट को फिक्स कर रहा है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो आपको मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बर्नसाइड लेम्मा इसे बोलते हैं। तो बर्नसाइड लेम्मा
नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमेशा इंटीजर ही होगा, राइट? सिंपल सी बात है, जिसको आएगा वो कर लेगा, अदरवाइज फिर आप सोचते रहोगे इसमें। ठीक है, अब आज के लिए यहाँ रुकते हैं। अब ये टोपोलॉजी एंड अप्लाइड के एक साथ क्विक सॉल्विंग करेंगे, ठीक है? 1 2। उससे पहले एक लेक्चर आपको देना है मैंने, जिसमें आपको मैं वो कराऊंगा, क्या है, क्या कराऊंगा, स्टम कंपैरिजन थ्योरम जहां पे छोड़ी थी उससे आगे, और कल एंड सीओबी के कुछ कॉन्सेप्ट और भी कुछ समस्याएं हो रही होंगी तो मुझे मैसेज करके बता देना, इस मिनट दिला देना, ठीक है? आपने पहले भी कुछ कहा हो, आपके लिए सब कुछ करना है मुझे, ठीक है? आप मुझे बताइएगा, लेकिन फिर आप कैसा प्रदर्शन करते हैं परीक्षा में वो देखते हैं, ठीक है? आई विल डू एवरीथिंग वट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई साइड। ओके, सो लेट्स स्टॉप टुडे।